लैंगिक जनन के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीवों के माध्यम से संतानों की उत्पत्ति की जाती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा का होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से जनन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से संतानें या नई संतति उत्पन्न होती है। तो दो विपरीत लिंग वाले जीवों के माध्यम से उत्पन्न की गई संतानों की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा लैंगिक जनन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। दो लिंगों के माध्यम से जब दो युग्मकों का मिलन होता है, दो युग्मकों का मिलन होता है और वह जो दोनों युग्मक जब आपस में प्रक्रिया करते हैं तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि नए जीव की उत्पत्ति की प्रथम सीढ़ी होती है या प्रथम संरचना होती है। दोनों युग्मकों के मिलने के बाद नर और मादा के द्वारा उत्पन्न युग्मक, जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार की संरचना जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण या दो युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को और उससे उत्पन्न संतानों की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में आप एक बार लैंगिक जनन को फिर से समझेंगे। दो विपरीत लिंग वाले, या आप कह सकते हैं कि दो ही लिंग होते हैं, नर और मादा। नर और मादा के द्वारा उत्पन्न युग्मकों का जब आपस में मिलन होता है या संयोग होता है, उससे जाइगोट का निर्माण होता है और उसी जाइगोट से, जाइगोट के आगे प्रक्रिया के माध्यम से नई संतति का निर्माण होता है। इन्हीं संतति के निर्माण की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दो मुख्य चरण होते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन तथा दूसरा फर्टिलाइजेशन के माध्यम से। अर्धसूत्री विभाजन और फर्टिलाइजेशन के माध्यम से लैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आप आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लैंगिक जनन जंतुओं और पादपों में दोनों में होता है। अलैंगिक जनन भी जंतुओं या जीवों और पादपों दोनों में होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्पी पौधों अर्थात जो पौधे पुष्प का निर्माण करते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पुष्प का निर्माण वही पौधे करते हैं जो पूर्ण रूप से या कुछ अधिक विकसित होते हैं। अधिक विकसित पौधों में फल और बीज द्वारा लैंगिक जनन होता है। अधिक विकसित पौधों में फूलों का निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है और फिर बीजों का निर्माण होता है। इन्हीं प्रक्रिया में फूलों में नर गैमीट और फूलों में ही मादा गैमीट उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लैंगिक जनन के लिए दो लिंगों का होना आवश्यक है, अर्थात नर और मादा का होना आवश्यक है। उनके द्वारा उत्पन्न युग्मकों के माध्यम से ही नई संतति का विकास होता है या नई संतति का जन्म होता है। उनके फूलों में नर गैमीट और मादा गैमीट उपस्थित होते हैं, जिनके सायुज या युग्मज से, जिनसे सायुज या युग्मनज बनते हैं या जाइगोट का निर्माण होता है।
जिन पौधों में पुष्प लगते हैं उनके पुष्प में नर और मादा गैमीट उपस्थित होते हैं, जिनके संयोग से जाइगोट का निर्माण होता है। ये प्रथम प्रक्रिया होती है या प्रथम अवस्था होती है या फर्स्ट फेज होता है जाइगोट निर्माण। ये बीज के अंदर भ्रूण में विकसित हो अंकुर बनकर नए पौधे को जन्म देते हैं। यह बीज के अंदर भ्रूण में विकसित होकर नए अंकुर को जन्म देते हैं और नए अंकुर के बनने के बाद पौधे का जन्म होता है। अर्थात आपने देखा कि पौधों में फल और बीजों द्वारा लैंगिक जनन होता है। फल और बीजों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। उनके फूलों में नर गैमीट और मादा गैमीट उपस्थित होते हैं, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट उनके फूलों में उपस्थित होते हैं, जिनके संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है और वही जाइगोट अंकुरों में विकसित हो जाता है और उन अंकुर से नए पौधे का निर्माण होता है। फूल पौधे का जनन अंग होते हैं। जैसे जंतुओं में अलग जनन अंग होते हैं और पौधों में फूल जनन अंग का कार्य करते हैं। फूल के भाग अब देखेंगे कि फूल के कितने भाग होते हैं और कौन सा भाग कौन सी प्रक्रिया में सहायता करता है। पौधों के बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। पौधे के प्रमुख भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। आप इस फूल में संरचना के माध्यम से देख रहे हैं, ये जो आप गुड़हल का फूल देख रहे हैं, इसमें जो ये बड़ी पत्ती टाइप की आपको दिख रही हैं, इन्हें हम पंखुड़ी कहते हैं। और जो गुड़हल के फूल से नीचे से पतली संरचना के रूप में और ऊपर एक गोल संरचना आपको दिखाई देती होगी, इन्हें हम तंतु कहते हैं। यही पराग कोष होते हैं और इन्हीं में पराग उपस्थित होते हैं और इन्हीं को हम पुंकेसर कहते हैं। इन्हीं को हम पुंकेसर कहते हैं या कह सकते हैं कि इन्हीं के माध्यम से नर गैमीट का विकास होता है। जो बीच में एक अकेली मोटी सी संरचना पाई जाती है, इसे हम वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय कह सकते हैं। ऊपरी भाग को हम, इसी के ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं और बीच के पतले सिरे को वर्तिका कहते हैं और नीचे के इस बड़े खोखले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। इन तीनों के संयुग्मन को ही हम स्त्री केसर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो यह पतली संरचना आपको दिख रही है, ये नर गैमीट या पुंकेसर होता है और ये जो दूसरी संरचना आपको बड़ी और मोटी दिख रही है, यह स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर के माध्यम से मादा गैमीट का निर्माण होता है और पुंकेसर के माध्यम से नर गैमीट का निर्माण होता है। और जब मादा गैमीट और नर गैमीट का संयुग्मन होता है, उससे जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के माध्यम से नए पौधे की उत्पत्ति होती है या नर और मादा गैमीट मिलकर नए पौधे को जन्म देते हैं। फूल कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। एक होता है उभयलिंगी, एक होता है द्विलिंगी। उभयलिंगी क्या होता है? स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों और गुड़हल के फूल में। उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिन पुष्पों में दोनों प्रकार के गैमीट उपस्थित हों, या आप कह सकते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हों, अर्थात वह फूल नर भी होता है और मादा भी होता है। ऐसे पौधों को
ऐसे पौधों के उदाहरण के रूप में आप सरसों और गुड़हल को देख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि उभयलिंगी पौधे क्या होते हैं। जिन पौधों में दोनों प्रकार के गैमेट उपस्थित हों या स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित हों, उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी पुष्प क्या होता है? एक लिंगी पुष्प यह वह होता है जिसमें या तो स्त्री केसर उपस्थित हो या तो पुंकेसर उपस्थित हो। स्त्री केसर और पुंकेसर का अर्थ यही होता है, स्त्री केसर के माध्यम से मादा गैमीट का निर्माण होता है, पुंकेसर के माध्यम से नर गैमीट का निर्माण होता है। तो एक लिंगी पुष्प वही होता है जिसमें सिर्फ एक लिंग उपस्थित हो, या तो स्त्री केसर हो या तो पुंकेसर हो। आप पपीता और तरबूज को आप देख सकते हैं एक लिंगी पुष्प के रूप में। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप पपीते के पेड़ को या पपीता के पौधे को अपने घर में या कहीं पर सिर्फ एक पपीता लगाते हैं तो उस पर फूल और फल बहुत कम आते हैं। फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं लगते, वह फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि वह एक लिंगी होता है। और जनन करने के लिए, नई संतति उत्पन्न करने के लिए उसे दो या फिर आप कह सकते हैं कि नर और मादा की आवश्यकता होती है। बिना नर और मादा के नई संतति की उत्पत्ति नहीं हो सकती लैंगिक जनन के अंतर्गत। इसीलिए यदि आप सिर्फ एक पपीता का पौधा रोपित करते हैं तो उस पपीते में फल बहुत कम लगते हैं। यदि आसपास के एरिया में कहीं दूसरा पपीता है और अगर वह मादा है तो ही दोनों में फल लगेंगे। यदि आपने सिर्फ नर लगा दिया तो उसमें फल नहीं लगेंगे। या फिर आप एक नर पपीता लगा दीजिए या फिर और एक मादा पपीता लगा दीजिए जिससे दोनों में फल लगेंगे। यदि आपने सिर्फ एक पपीता का पेड़ रोपित किया है तो उस पर फल नहीं लगते हैं, क्योंकि यह एक लिंगी होता है। और नई संतति उत्पन्न करने के लिए या उन पर फल उत्पन्न करने के लिए नर और मादा का होना आवश्यक है। इसका एक उदाहरण तरबूज भी होता है। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? वर्तिकाग्र पर जैसे नर और मादा के युग्मज जब मिलते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है और उनसे बीजों का निर्माण होता है। तो वही बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, यहाँ पर देखेंगे। पराग कोश में उत्पन्न परागकण, अर्थात पुंकेसर में इसको आप पराग कोश को समझ सकते हैं कि पराग कोश या यह पराग कोश पुंकेसर में बनते हैं। तो पुंकेसर में बने पराग कोश और पराग कोश एक एरिया होता है जहां पर पराग कणों का निर्माण होता है, या आप कह सकते हैं कि जहां पर पराग कण उपस्थित होते हैं उसे हम पराग कोश कहते हैं। जहां पर पराग कण उपस्थित होते हैं उसे हम पराग कोश कह सकते हैं। यह आप पुंकेसर में देख रहे हैं, यह पुंकेसर में देख रहे हैं। तो यह जो ऊपर का भाग होता है, गोल संरचना आपको दिखाई देती है, यह पराग कोश होती है। इस संरचना को हम पराग कोश कहते हैं। और इस पर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण प्रकार के गोल गोल कण उपस्थित होते हैं, उनको हम पराग कण कहते हैं। यह पराग कण हवा, पानी, जंतुओं के माध्यम से, जैसे कि अभी हमने आपको पपीता का उदाहरण दिया कि यदि आपने अपने घर में एक पपीता लगाया है और बगल में पड़ोसी के घर में एक पपीता लगा है, यदि आपके घर में नर पपीता लगा है और पड़ोसी के घर में मादा पपीता का पौधा लगा है, जब उनमें फूल उत्पन्न होंगे तो उन्हें आगे निषेचन करने के लिए या संतति उत्पन्न करने के लिए, फल लगने के लिए और उनमें बीजों का निर्माण करने के लिए आपस में संयुग्मन होना आवश्यक है। तो पड़ोसी के घर में जो मादा पपीता का पौधा लगा है और आपके घर में नर पपीता का पौधा लगा है, उनमें से पराग कणों का आदान प्रदान कैसे होगा?
आप तो ऐसा करेंगे नहीं कि पपीते के पौधे से आपने परागकण निकाला और मादा के वर्तिकाग्र में जाकर डाल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। उनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि अब पड़ोसी के घर में मादा पपीता का पौधा लगा है और आपके घर में नर पपीता का पौधा लगा है, और आपके घर से पराग कणों को, अर्थात नर पौधे के पराग कोश से पराग कणों को पड़ोसी के घर में जो मादा पपीता लगा है उसके वर्तिकाग्र तक पराग कणों को कैसे पहुंचाया जाए जिससे उनमें संयुग्मन हो जाए और नए फल का निर्माण और बीजों का निर्माण हो सके। आप सोचिए किस प्रकार से यह संभव हो सकता है। या तो आप इधर से अपने घर से उस फूल को तोड़ें और जाकर पड़ोसी के घर में जो मादा पपीता का पौधा लगा है उस पर जो फूल निकले हैं उस फूल पर जाकर उस फूल अपने घर से लिए गए फूल को आपस में मिला दें जिससे परागकण वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि यह संभव नहीं है, आप यह कार्य एक पौधे पर कर सकते हैं, लेकिन क्या यह यदि बागवानी लगी है तो वहाँ पर संभव है? यह किस प्रकार से होगा, आप विचार कीजिए। तो यह प्रक्रिया चलिए देखते हैं किस प्रकार से होती है। यह प्रक्रिया हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जंतुओं के द्वारा फूल के वर्तिकाग्र तक स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पर परागण पर स्थानांतरित होती है। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण ऐसे होता है जैसे आपने पौधों की बागवानी लगाई, आपके घर में पपीते के 8-10 पौधे लगे हैं, तो इन पर जब फूल निकलेंगे तो स्वपरागण हो जाएगा। आसपास लगे हैं तो यह आपस में इनके परागकण, नर पौधे के परागकण उड़कर हवा के माध्यम से दूसरे मादा पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और नए बीजों का, नए फलों का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया जंतुओं के माध्यम से भी होती है। जैसे जो पौधे एकलिंगी होते हैं, यदि जैसे जानवर या जंतु घास चर रहे हैं, यह बड़े जीव हैं, जैसे वह घास चर रहे हैं और उनके शरीर में उनके परागकण लिपट गए और वह मादा पौधे के संपर्क में आने से उस पर पहुंच गए। आप भंवरे का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे भंवरा फूलों पर ही बैठता है, कलियों पर ही बैठता है, जैसे ही भंवरा नर फूल पर बैठा तो यह आप फूल के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे ही भंवरा आकर इस फूल के ऊपर बैठा, यहाँ पर पुंकेसर में उपस्थित परागकोश में जो परागकण हैं वह भंवरे के पैरों में या शरीर में या मुख पर लग गए, चिपक गए। अब वही भंवरा जाकर यदि मादा पुष्प पर बैठ जाएगा, मादा पौधे के फूल पर बैठेगा, तो उसके पैरों में, उसके शरीर पर, उसके मुख पर लगे हुए परागकण जाकर उसके वर्तिकाग्र में चिपक जाएंगे और जब वर्तिकाग्र में चिपक जाएंगे तो मादा युग्मक और नर युग्मक संयुग्मन करके नए बीजों का निर्माण करेगा या फिर उन पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। पानी के माध्यम से आप देखेंगे जैसे नदियों में, तालाबों में कई प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो एकलिंगी होते हैं। अब उन एकलिंगी पौधों में किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी? अब यह प्रक्रिया जैसे पानी के बगल में लगे हुए पौधे या आप कह सकते हैं कि नर पौधा लगा है, हवा के माध्यम से जैसे हवा चली तो वह पौधा हिला या फिर उसके फूल हिले और उससे परागकण जल के माध्यम से किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होगी? जैसे हवा चलती है और हवा के माध्यम से उनके परागकण या नर पौधे के पुंकेसर में उपस्थित परागकण पानी में मिल गए और वह पानी बहता हुआ आगे गया और आगे कोई मादा पुष्प है या मादा पौधा है
तो मादा पौधे ने उन परागकणों को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से पानी के माध्यम से भी परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं। आपने देखा कि यह स्वपरागण द्विलिंगी पौधों में होता है, जैसे जिन पौधों में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं या स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और जिनमें सिर्फ एक ही लिंग होता है या स्त्री केसर या फिर पुंकेसर, उन पर परपरागण की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बीज निर्माण की प्रक्रिया होती है। परागकण से एक नली विकसित होती है। परागकण से एक नली विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसके वर्तिकाग्र पर परागकण आकर चिपक जाता है, जब वर्तिकाग्र पर मादा पौधे के स्त्री केसर पर आकर परागकण चिपक जाता है, यह वर्तिकाग्र के माध्यम से ये परागकण एक नली टाइप संरचना का निर्माण करता है, जो कि आगे जाकर अंडाशय तक पहुंच जाती है और अंडाशय के अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है। इस मादा युग्मक से जाकर यह परागकण के द्वारा उत्पन्न नली मिल जाती है और मादा युग्मक से मिलकर निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से नई संतति या बीजों का निर्माण होता है। बीजांड तक पहुंचती है कौन? परागकण के द्वारा बनी एक संरचना जो नली के आकार की होती है, वह बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है और इसी नली के माध्यम से यह परागकण अंडाशय तक पहुंचता है। इसी नली के माध्यम से यह परागकण अंडाशय तक पहुंच जाता है और अंडाशय में मादा युग्मक पहले से उपस्थित होता है। यह प्रक्रिया मादा पुष्प में होती है, यह आप ध्यान रखिएगा। परागकण या पुंकेसर के माध्यम से परागकण जब स्त्री केसर तक पहुंचता है तो वहां पर वर्तिकाग्र के माध्यम से नर युग्मक पराग नली के द्वारा ये जो एक नली की संरचना है, नली के आकार की संरचना है, इससे होते हुए परागकण अंडाशय तक पहुंच जाता है और अंडाशय में मादा युग्मक उपस्थित होता है और मादा युग्मक और परागकण आपस में संयुग्मन करके नए बीजों का निर्माण करते हैं या निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से नए युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी कि पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है। युग्मनज या जाइगोट में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जाइगोट, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह नई संतति या नए जीव के उत्पन्न होने की प्रथम सीढ़ी होती है या प्रथम फेज होता है। युग्मनज में विभाजन होता है। जब जाइगोट का निर्माण होता है तो उस जाइगोट का पुनः से विभाजन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। जब उस जाइगोट का विभाजन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है और बीजांड में जहाँ पर नर और मादा युग्मक का संयुग्मन हुआ था, मिलन हुआ था, वहाँ पर बीज का निर्माण हो जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है, जो स्त्री केसर में उपस्थित अंडाशय होता है जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप एक बार चित्र के माध्यम से और समझेंगे। ये जो अंडाशय होता है, ये जो गोल खोखली गुब्बारे के आकार की आपको संरचना दिख रही है, यहाँ पर अंडाशय होता है। ये अंडाशय होता है और यह अंडाशय, ये खोल फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो अंदर परागकण और मादा युग्मक का संयुग्मन हुआ है वह निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से बीज में परिवर्तित हो जाता है। आपने बीज निर्माण की प्रक्रिया में देखा किस प्रकार से परागकोश में उपस्थित या पुंकेसर में उपस्थित परागकण स्त्री केसर में उपस्थित वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र के माध्यम से वर्तिकाग्र
पर परागकण पहुंचकर एक नली के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचता है और अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से संयुग्मन करता है। और जब दोनों का संयुग्मन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है और उसी जाइगोट का जब विभाजन होता है तो भ्रूण बनता है और यह भ्रूण बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। इसी भ्रूण के चारों तरफ एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है या कठोर खोल विकसित हो जाता है। जैसे आप बीज देखे होंगे तो बीज के ऊपर एक परत, मोटी परत होती है जो कि कठोर होती है। उसी प्रकार की संरचना विकसित होती है और वह कुछ प्रक्रिया के माध्यम से बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। जहाँ पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है वह अंडाशय होता है और अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब फल बनने की प्रक्रिया होती है तो फल के ऊपरी हिस्से पर कुछ दिन तक फूल लगा रहता है और वह फूल धीरे धीरे मुरझा जाता है और फिर झड़ जाता है। मानव में प्रजनन अगला टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि मानव में प्रजनन किस प्रकार से होता है और मानव प्रजनन के अंतर्गत नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को विस्तार पूर्वक देखेंगे। नर जनन तंत्र या मेल ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है और इसके कितने भाग होते हैं। उसी क्रम में मादा ऑर्गन्स के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में मानव में प्रजनन का अध्ययन हम करेंगे। आज के इस वीडियो का सवाल है लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन के अंतर्गत जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। जाइगोट कैसे बनता है ये आपको 2-3 बार इस वीडियो में बताया गया है कि जाइगोट का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप लैंगिक जनन के अंतर्गत पौधों में जाइगोट का निर्माण किस प्रकार से होता है या आप जाइगोट की जगह पर बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।